कहने का आशय यह है कि आप अपने जीवन में, चाहे वह वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी बेहतर इंसान, एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए जा रहे हैं, चाहे अपने अंदर तमाम सारे ऐसे मूल्यों का समावेश करना चाहते हैं जो आपको एक उत्कृष्ट नागरिक के रूप में स्थापित कर सकता है, कुछ भी करने जा रहे हैं जो भी आपको लगता है कि हमारे जीवन की यह राह है, हमें इस रूप में आगे बढ़ना। इन सब के बीच में जो मुझे समझ में आता है कि सबसे मौजूद और सबसे जरूरी सवाल है, वह सवाल है कि आप कौन हैं, पहले इसको जान लें। जब हम यह कहते हैं कि आप कौन हैं, तो कहने का आशय यह नहीं है कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका क्षेत्र क्या है, आपका पूरा नाम क्या है। आप कौन है यह कहने का मतलब आपकी मौलिक पहचान क्या है, आपकी रुचियां क्या हैं, आपकी अभिरुचियां क्या हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। ये तमाम सारे ऐसे संदर्भ हैं जिनके आधार पर व्यक्ति का मैं निर्धारित होता है और दुनिया में दूसरे को देखने का, दूसरे को समझने का बहुत अवसर मिलता है। लेकिन आपको जिस भी यात्रा में आगे बढ़ना है, सबसे पहला यह तय कर लें कि आप क्या हैं और आप क्या हैं इन सवालों के इर्द गिर्द। और यह संस्कृति की परंपरा, दर्शन की परंपरा में भी बहुत प्राणतत्व के रूप में भारत की सनातन परंपरा से स्थापित तथ्य है। आत्मज्ञ है वो सर्वज्ञ, जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ है। नवधा भक्ति के अंतर्गत गोस्वामी जी कहते हैं कि पंचम भगत स्ववेद प्रकाशा, एक प्रकार की भक्ति भी है। उर्दू का एक शायर लिखता है कि जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, लेकिन हमसे आज तक हमारी मुलाकात ना हो सकी। ऐसे बहुत संदर्भ हैं बेटा। इस विषय पे मैं आपको क्यों बहुत जोर देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक के सपने सबके सपने नहीं होते हैं। एक की आंख से जो दिख रहा है वो पूरी दुनिया नहीं होती, और एक की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो संभावना है, जो उसकी भाषा है, जो उसका विचार है, वो सबका विचार नहीं होता। इसलिए ऐसी निराशाजनक तुलनाएं, ऐसे अपने आप को किसी संदर्भ में सफलता विफलता के मानक तय करना, यह सब मानक बनेंगे ही नहीं। यह सब कभी आपके लिए महत्व ही नहीं रखेंगे जब आप यह जान लेंगे कि हम असल में कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इन तमाम सारी चीज़ों को आप चिन्हित कर लेंगे। दूसरा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, 4 बहुत सामान्य स्टेप होते हैं। एक, आप किसकी तैयारी करने जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में विचार करिए। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आवश्यकता है। अगर देश की सारी परीक्षाओं की एक ही रिक्वायरमेंट होती तो इतने आयोग बनाने की क्या जरूरत थी, इतने विश्वविद्यालय, IITs, IIM, फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टिल हायर एजुकेशन, इतने प्रकार के संस्थान रचने की क्या आवश्यकता थी। कोई एक विषय पढ़ाते, कोई एक परीक्षा लेते, उसी से हम नियुक्त कर देते। अलग अलग आयोग हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, अलग अलग शैक्षणिक संस्थान हैं। कहने का आशय यह है कि जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा के स्वरूप को थोड़ा सा केंद्रित करिए। सिविल सेवा के बारे में पढ़ा मैम ने बात की, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा। आपकी वार्षिक परीक्षा के बारे में कुछ एक बात यहाँ पे करके इस बात से आगे बढ़ना चाहूँगा। आप विश्वविद्यालय की परीक्षा में जा रहे हैं, सामान्य तौर पर आपको 5-6 पेज का एक उत्तर लिखना होता है। उस 5-6 पेज के उत्तर को लिखने के क्रम में आपको 5-6 बातें कौन सी ध्यान देनी है। अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान ये सब बातें हम आपसे करते रहते हैं। बस 3-4 चीज़ों पे आपको गौर फरमाना है। एक ही जो सवाल पूछा गया आप उसका उत्तर लिखें। जो आप उत्तर याद करके आए हैं उसको कॉपी में मत लिख दीजिए। आशय यह है कि सवाल को पूरा थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आलोचना पूछा है, मूल्यांकन पूछा है, परीक्षण पूछा है, समालोचना पूछा है, विश्लेषण पूछा है, प्रकाश डालना है, उस पर अंधेरा फैलाना है, जो भी आपसे पूछा गया आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें और उस सवाल को केंद्रित करके अपने को प्रस्तुत करने का प्रयास करिए। पहला महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर विषय की कुछ आधारभूत बातें होती हैं। इतिहास लिखना, भूगोल लिखना, अंग्रेजी साहित्य लिखना, हिंदी साहित्य लिखना, मनोविज्ञान लिखना, अगर सबकी शैली एक जैसी होती फिर इन विषयों की क्या आवश्यकता थी। साहित्य का कुछ पुट होता है, कुछ कविताओं का प्रयोग करिए, कुछ गद्यांशों का प्रयोग करिए, कुछ आलोचकों की पंक्तियों का प्रयोग करिए, कुछ अपने मनोभाव लिखिए, कुछ कवि के साथ कल्पनाएं करने का प्रयास करिए। ये तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। इतिहास का प्राणतत्व तो उसके साक्ष्य होते हैं। आप अकारण ऐसे कहते रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की यह विजय, अशोक बहुत महानतम सम्राट था, जब तक उसके अभिलेखों की बात नहीं करेंगे, जब तक आप साहित्यिक साक्ष्यों की बात नहीं करेंगे, जब तक आप यह बात नहीं करेंगे कि अलग अलग स्कूल ऑफ हिस्ट्री रोमिला थापर से लेकर के राधा कुमुद मुखर्जी तक क्या बात करते हैं अशोक के बारे में, उसके साक्ष्य के आधार पर, तब तक बात पूरी नहीं होगी। आप भूगोल लिखेंगे, भौगोलिक अवस्थिति के बारे में नहीं लिखेंगे, भूगोल बत्ताओं के कथन नहीं लिखेंगे
अक्षांशीय, देशांतरी, जलवायु, मौसम के परिवर्तन के प्रभावों को नहीं देखेंगे तो आप भूगोल नहीं लिख सकते। कहने का आशय यह है कि जिस भी प्रश्न पत्र को आप लिखने जा रहे हैं उस प्रश्न पत्र की कुछ मौलिक बातें होती हैं, उस मौलिक लाइन को आप फॉलो करके चलिए। जैसे इतिहास में साक्ष्य स्रोत महत्वपूर्ण है, साहित्य में आपके कथन और कल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही करके कुछ मोटी मोटी चीज़ों को आप चिन्हित करने का प्रयास करिए। एक और ज़रूरी बात कि जब आप इसको लिख रहे हैं तो आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपकी शैली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत बात हो सकती है, अभी इतना संक्षेप में कहना है। जो भी लिखें ऐसा लिखें कि अगला देख सके, और जो भी लिखें ऐसा लिखें कि अगला पढ़ सके, उसकी पढ़ने की इच्छा हो। अगर आपको खुद आपकी कॉपी रिटर्न कर दी जाए तो अपनी कॉपी आप 10 मिनट देकर के पढ़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। भाषा के स्तर पर इतना सुधार करिए, सहज रहिए, सरल रहिए, सुबोध रहिए, और ऐसा लिखिए कि आपके एक पैराग्राफ के बाद अगला पैराग्राफ पढ़ने को परीक्षक विवश हो। अपनी कॉपी में अपनी शैली से, अपनी भाषा के माध्यम से थोड़ा सा आकर्षण पैदा करने का प्रयास करिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जो आज तक अपनी व्यवस्था से, अपनी प्रकृति से उसके मन में आकर्षण का भाव नहीं हो। नहीं होगा तो सन्यासी होगा, बैरागी होगा, उसको तो आपकी कॉपी जाएगी नहीं चेक होने। जिस भी व्यक्ति को जाएगी वो चाहे किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होगा अथवा किसी ऐसी सेवा से निकला होगा जिसको इन सब चीज़ों का एक पर्याप्त अनुभव होगा। तो इस बात का थोड़ी सी भाषा और शैली के स्तर पर यह प्रयास करें। लिखते समय अपने मस्तिष्क और हाथ का बेहतर संयोजन करने का प्रयास करें। और 2-3 बातें और बहुत सामान्य सी कि सवाल की भूमिका जरूर 5-6-7 लाइनों में लिखें, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका कंक्लूजन लिखें। और दूसरी एक अगली बात कि आपकी कार्य योजना क्या है। विश्वविद्यालय की परीक्षा को एक आधार बना के बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की भी यही होती है, आपके पास एक वर्क प्लान होना चाहिए। बहुत सामान्य सा एक वर्क प्लान अभी मैं आपको देके जा रहा हूँ, बाकी बात बाद में करूँगा, समय का अभाव है। आपको हर प्रश्न पत्र में जो भी 15-20 सवाल आपने इस समय परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चिन्हित किए हों, उन सवालों का एक साथ नोट्स बना लो। एक पन्ने में आराम से लिख लो कि हम इस सवाल में 6-7-5 पेज लिखेंगे, 11-12 पैराग्राफ हमको लिखना है, और प्रत्येक पैराग्राफ की मौलिक बातें यह हैं, उसमें कुछ विशेष तथ्य हैं, कुछ वर्ष हैं, कुछ विचार हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप मानसिक रूप से बहुत स्पष्ट हो जाएंगे कि हमें 5-6 पेज में क्रमशः लिखना क्या है। जो आपके लेखन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपके विचारों और भावों की बड़ी पुनरावृत्ति होती है। पहले का 7वें में, 7वें का 9वें में, 12वें का 3रे में, ऐसे ही करके कहीं महान, कहीं महानतम, कहीं उसके जैसा कोई नहीं, कहीं ऐसा कि मैं कह नहीं सकता हूँ, कि मिला जुला करके आप एक भाषाई प्रपंच रचना चाहते हैं। और आपकी व्यवस्था है क्योंकि आपके पास कोई एक अपनी एक कार्य योजना ही नहीं थी कि हमें 10-11 पैराग्राफों में कौन कौन सी बात लिखनी है, प्रत्येक पैराग्राफ की आधारभूत बात कौन सी है। बहुत आराम से एक प्रश्न पत्र में 12-15 पन्ना आपका खर्च होगा। अपना 60 नोट्स अपनी किताब रख के फिर से बिंदुवार 11-12-13 जिसकी जैसी स्पीड हो लिखने की, उस आधार पे एक 60 नोट्स बना ले। परीक्षा के पहले उसको थोड़ा सा देखते रहें। अगर ऐसी स्थिति कर लेंगे तो परीक्षा का आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही थी, मैनेजमेंट की बात ही नहीं है, स्ट्रेस आएगा ही नहीं आपके ऊपर। आपको 12-15 सवाल से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता, आपको भी अच्छे से पता है परीक्षा के समय में ना। तो उतना सवाल तो आप बहुत आराम से बना सकते हो, उतना सवाल लिख लो, आराम से देख लो। 2 स्थितियाँ होती हैं परीक्षा में। एक ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं थोड़ा सा टल जाता है एग्जाम, राष्ट्रीय आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, परीक्षा टल जाए, यहाँ तक आप कल्पना करते हैं। कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी होते हैं जो परीक्षा का इंतजार करते हैं कि परीक्षा जल्दी हो जाए, मुझे लिखने का अवसर मिले, मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं अच्छा लिखूं और अपने लिख करके मुझे संतोष मिले। वैसे परीक्षार्थी होते हैं, वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास ऐसे सवालों की अपनी एक कार्य योजना होती है। जाके थोड़ा सा परीक्षा अभी आपकी नज़दीक है, मार्च में, ये काम कर लो। अपना नोट्स, अपनी पाठ्य पुस्तक रख करके और उसकी बेसिक बातों को, कितने पैराग्राफ का उत्तर होगा, उसमें कौन कौन सी बात लिखनी है ना, इतना कर लो। और एक अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बात तो बहुत कुछ करने को, फिर हम लोग करेंगे किसी और मंच पे। कार्य योजना बताना, कार्य योजना बनाना इस देश और दुनिया का बहुत सामान्य नियम है। उससे महत्वपूर्ण है उसका एग्जीक्यूशन, उसको लागू करना। देश ने कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, दुनिया ने कितनी योजनाएं बनाई। अगर योजनाएं अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गई तो एक ही काम के लिए सरकार 25 योजनाएं क्यों बनाती है? गरीबों को उत्थान के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, समावेशी विकास के लिए, ग्रामीण भारत के, सर्वांगीण भारत के निर्माण के लिए कितनी। भारत का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दुनिया के सारे देश यही करते हैं। अगर किसी एक योजना, किसी एक नीति, किसी एक कार्यक्रम से हम तय करके आगे बढ़ जाते तो नई योजनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती? कुछ बदलाव, कुछ परिस्थितियाँ विशेष तौर पर बात सिविल सेवा में लागू होती है। बदलती हुई परिस्थितियों में कहाँ से सवाल बन सकता है, कौन से महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए बहुत चिंता न करो। इसका कोई एब्सोल्यूट मॉडल नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व रहो, जानते समझते रहो, एक स्किल डेवलप हो जाएगी। आज के साल 2 साल बाद जहाँ तुम खुद यह तय कर लोगे
कि यह बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस बार प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में यहाँ से सवाल आ सकता है, अभी से बिल्कुल मत दिमाग लगाओ। 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने की शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है और पहली सीढ़ी के निर्माण पर भी वक्त देना चाहिए। आपको तो बताया गया पहले से चढ़ना है, लेकिन अगर इंजीनियर ने सीधा 10वीं सीढ़ी बनाई होती तो आप कभी उस लक्ष्य तक सोच ही ना पाते। इसलिए ग्रेजुअल चलिए। और आज के समय की कई समस्याएं हैं, उसमें मैं एक समस्या को इंगित करता हूँ, अधैर्य। अधैर्य एक प्रकार की हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। और आज की आबादी में, चाहे यूथ हो चाहे किसी प्रकार की आबादी हो, उनमें अधैर्य बहुत है। कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में सूचनाएं ओवरलोड हो रही हैं। कलेक्टर कैसे बनना, कप्तान कैसे बनना, गूगल पर हज़ारों वीडियो, हज़ारों प्रकार के आर्टिकल पड़े हुए हैं। आप डाल दीजिए पागल कैसे बनना है, लाखों आपको वीडियो और आर्टिकल मिल जाएंगे कि पागल बनने के लिए कौन से प्रयत्न करने चाहिए। तो यह संकट जो है सूचना का संकट नहीं है, यह संकट है थोड़ा सा ग्रेजुअल चलो, अपनी गति से चलो। जैसे पेड़ का स्वाभाविक विकास होता है, विवेकानंद जो शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, हम उसको खींच करके बड़ा नहीं कर सकते हैं। उसके विकास की अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप सभी स्नातक के विद्यार्थी हैं, कम से कम 3 से 4 वर्षों बाद आपको परीक्षा में जाना है। आराम से अपनी कार्य योजना बनाइए, अपना मूल्यांकन करिए और उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत वक्त मिलेगा। और इन तमाम सारे संदर्भों को जो थोड़ा बहुत मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ, उसके लिए विशेष तौर पर मैं आयोजन समिति का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को वार्षिक परीक्षाओं की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।